सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारी चल रही है विजयी भव सीरीज हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक चैप्टर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में। वन शॉट भले ही है, लेकिन वन शॉट है एकदम डिटेल्ड, जिसके अंदर हर एक चीज को कवर अप करते हुए चल रहे हैं। सारे कीवर्ड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। और देखो, आज हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, विच इज चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और इसी के साथ बच्चों, हम लोग अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं, पूरे सिलेबस की तैयारी कर चुके हैं। मतलब कि बस अब आप तैयार हो जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए। बहुत ही लंबा एक एग्जाम गैप था हमारे पास अपनी तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल भी हम लोगों ने स्ट्रेस नहीं लिया है, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखा है, माइंड को भी रिलैक्स रखा है। अगर आपका सिलेबस ऐसा है और आपको टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिला है, तो बहुत रिलैक्स्ड वे में भी तैयारी की जा सकती है। और हमने कुछ उसी तरीके से अपनी तैयारी की है। सो आई होप कि ये जो विजयी भव सीरीज है, ये जरूर आपको ये एहसास दिला रही होगी कि 28 मार्च को तुम अपने एग्जामिनेशन हॉल से विजयी होकर ही बाहर निकलोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अपनी आज के क्लास की अटेंडेंस लगा दीजिए, क्योंकि बहुत खास है ये अटेंडेंस मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो बस अब ये 2025-26 सेशन के लिए डेफिनेटली चैप्टर की तो एक आखिरी क्लास है, डिटेल चैप्टर की। क्योंकि अगर आगे एक क्लास आएगी भी तो वो रिवीजन क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग फटाफट से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। यानी कि बस ऐसा है कि एग्जाम से पहले जैसे किया जाता है, बट डिटेल चैप्टर की क्लास तो डेफिनेटली ये लास्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के अटेंडेंस मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये जर्नी आप लोगों के साथ मेरी बहुत प्यारी रही है और बहुत ही मेमोरेबल रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पहली बात तो है क्या, और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखो, हमारे देश में हमारे कंज्यूमर्स के साथ अलग अलग तरीके की धोखाधड़ी हो रही थी। यानी कि बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और कहीं हद तक हमारा कंज्यूमर परेशान था, निराश था अपनी गवर्नमेंट से। तो वहीं पर गवर्नमेंट ने सोचा, हमारे कानून की व्यवस्था ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो कंज्यूमर है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। कि अगर कभी भी उसके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है या गलत होता है, तो वो अपनी शिकायत को कहाँ करेगा, कैसे करेगा, क्या अधिकार है उसके पास, वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। तो कुछ इसी चीज को दिमाग में रखते हुए, कुछ इसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986 के अंदर। लेकिन धीरे धीरे चीजों में बदलाव आया। बहुत देखो, बदलाव तो आता ही है ना, चीजें बदलती हैं, चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो कुछ चेंजेस के साथ दोबारा से हमने अमेंडमेंट किया, यानी कि चेंजेस इंप्लीमेंट किए, और हमारे सामने आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसे आप सीपीए 2019 के नाम से जानते हो। और इसमें भी कुछ बदलाव आ चुके हैं, जिसको अभी हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो वो हमें पता चलते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है क्या और क्या करता है। तो इसमें कीवर्ड्स है हमारे पास, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी कोशिश ये रहती है कि ये प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे। यानी कि आपका बचाव कार्य भी कर रहा है आपके लिए, और कुछ प्रमोट भी कर रहा है। क्या प्रमोट कर रहा है? कंज्यूमर का इंटरेस्ट, कि कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, कंज्यूमर के फेवर में ही यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रेड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। कि अगर एज अ कंज्यूमर तुम ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, तो तुम्हारी उस शिकायत को, तुम्हारे उस दुखड़े को हम सुनेंगे और आपकी उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये एक्ट कितना है, कहां तक फैला हुआ है, इसका स्कोप क्या है भाई। तो द स्कोप ऑफ द एक्ट इज वेरी वाइड। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। हर तरीके की अंडरटेकिंग के लिए ये, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो तुम्हारे ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तुम्हारा बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, किसी भी तरीके का आपका बिजनेस है, पब्लिक हो, प्राइवेट बिजनेस चलाते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर ट्रेडर हो, चाहे तुम कोई भी हो भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबके लिए बिल्कुल सेम है। The act confers certain rights to the consumer with a view to empowering them and to protect their interest। और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारे कंज्यूमर्स को यहाँ पर दिए गए कुछ अधिकार। ठीक है बच्चों, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का।
अब बच्चे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की आखिरकार हमें जरूरत क्यों है, तो जरा उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो बच्चे उसके लिए आपने याद रखना है VCU, आपको पता है मेमोरी ट्रिक्स आपको सब जगह पर मिलती जा रही है। तो VCU में WE है हमारे पास वाइडर एक्सप्लोटेशन के लिए, C है हमारे पास कंज्यूमर इग्नोरेंस के लिए, और U है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली जरूरत उन्होंने बोला कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर ना इग्नोरेंट है। कई बात तो मेरे को लगता है कि कंज्यूमर भी निकम्मा नालायक है। अरे भाई तू कंज्यूमर है, तू ग्राहक है, तुझे जागरूक रहने की जरूरत है ना, पर तू इग्नोरेंट है, तू देख ही नहीं रहा तेरे आसपास क्या चल रहा है, तुझे पता ही नहीं तेरे पास क्या अधिकार है, और एज अ कंज्यूमर तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये ध्यान में रखी कि कुछ तो बहुत चतुर चालाक ग्राहक होते हैं जो प्रोड्यूसर का ही पागल बना जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे भोले भाले मासूम से ग्राहक भी होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या है। तो भाई हमारा कंज्यूमर इग्नोरेंट है अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि उन्हें नहीं पता कि राइट्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ऐसे में उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है, और कल को उनके साथ धोखाधड़ी होती है तो उसका क्या सोल्यूशन उन्हें मिल सकता है, उन्हें नहीं पता। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड, और इसी वजह से ही तो एक दुकानदार कई बार उसका पागल बना देता है। मान लो कि एक हमारे पड़ोस की आंटी किसी एक दुकान पे गई सेब खरीदने के लिए, ठीक है। अब आंटी ने क्या किया, आंटी को पता ही नहीं है कि मार्केट में सेब का रेट क्या चल रहा है। सेब का रेट चल रहा था 200 रुपए किलो, लेकिन आंटी जब उस दुकानदार के पास गई तो दुकानदार बहुत तेज होता है, ये जो हमारे वेंडर्स होते हैं बहुत तेज होते हैं, शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि किसको पागल बनाया जा सकता है। तो जैसी वो आंटी गई कि अरे भैया जी बताइए ना सेब कितने रुपए किलो दिए, तो उन्होंने कहा आंटी 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो चल रहा है आंटी रेट, और मस्त एकदम शिमला का सेब है और एकदम इतना प्यारा मीठा निकलेगा कि आप दोबारा आ जाओगे यहाँ पर वापस लेने के लिए। तो आंटी को नहीं पता था कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो भाई उस सेब वाले ने उनको धोखा दिया ना, 200 की चीज 250 में बेच दी, क्यों, इग्नोरेंट हो। बट वहीं पे अगर आपको पता है, आप एक अवेयर्ड कंज्यूमर की तरह काम कर रहे हो, तो आप धोखा नहीं खाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि धोखा मिल जाता है, कि जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि एक इग्नोरेंट कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, कि जिसको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। ऐसे अगर आपको राइट्स और रिलीफ्स के बारे में नहीं पता है तो वो चीज आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। सो इन ऑर्डर टू सेव द कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड, तो उनको इन सभी चीजों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें चाहिए। उसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स है हमारे, बिखरे हुए कंज्यूमर्स, अगर एक के साथ गलत होता है तो दूसरा आवाज नहीं उठाता है, दूसरा सोचता है मेरे साथ थोड़ी ना कुछ हुआ है, मुझे क्या करना है, इसकी चाय पत्ती में छिपकली निकली है, ये देखेगा अपने, अब मुझे क्या करना, मेरी चाय पत्ती में कोई छिपकली नहीं निकल रही है, अभी चाय पत्ती ही निकल रही है। जब उसके साथ होगा वो तब देखेगा। अनऑर्गेनाइज्ड जब बिखरे हुए हैं तो, और ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाए भी गए, देखो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, बट आज भी उनके पास वो उतनी पावर नहीं है। जब कोई बड़ी कंपनी उनके सामने आ जाती है तो वो भी इतने पावरफुल नहीं रह जाते कि वो उन कंपनीज के सामने लड़ सके। तो हमारा कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, और जब तक वो अनऑर्गेनाइज रहेगा तब तक कहीं ना कहीं कोई कानूनी व्यवस्था ही उन्हें बचा पाएगी। सो इंडिया के अंदर कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज है, और कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन भी फिलहाल हमारे पास ऐसे नहीं है जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम कर सके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए भी गए हैं, बट स्टिल अभी भी वो इतने पावरफुल नहीं है। उसके बाद वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, बहुत धोखाधड़ी होती है हमारे कंज्यूमर्स के साथ, और ये लगातार होती रहती है, अलग अलग फॉर्म में होती है। हमें मिलावटी सामान दिया जाता है, हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं कि अच्छा आप ये वाला सामान इस्तेमाल करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और हमारा राजू तो वैसे ही बहुत भोला है भाई, वो एक एडवर्टाइजमेंट देखता है तो वो तो उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही सब कुछ मान लेता है। उसने एक दिन देखा कि कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक की एड आ रही थी जिसमें उस सॉफ्ट ड्रिंक को पीकर अलग ही एक एनर्जी आ जाती है बंदे में, और वो पता नहीं गाड़ियों के ऊपर भी कूदता हुआ जा रहा है, वो एक छत से दूसरी छत पर कूद रहा है। तो हमारा राजू भी यही स्टंट मारने पहुंच गया था, उसने भी वो सॉफ्ट ड्रिंक पी और कूदना शुरू कर दिया उसने भी बंदरों की तरह। अब क्या हुआ उसके साथ बेचारे के साथ, फिर वो बंदर वाली चाल तो जरूर हो गई उसकी फिर उसके बाद। तो बेटा ये आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो ना, तो अडल्ट्रेशन हो गया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गई, कम वेट का सामान दिया जाता है, ठीक है, होर्डिंग की जाती है, अननेसेसरी होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो न जाने कितने तरीके की एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हमारे कंज्यूमर्स के साथ। तो इन सभी चीजों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक, चलो ये तो हो गई कंज्यूमर के हिसाब से। अब एक बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, कि वो क्यों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, उनका क्या फायदा हो रहा है। तो उसके लिए बेटा जब भी सर दिखे ना तो बोलना गुड मॉर्निंग, क्या बोलना है,
गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि उसी से तुम्हें याद रहेंगे सारे पॉइंट्स। जिसमें जी से हमारा मतलब है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एम है हमारे पास मॉरल जस्टिफिकेशन, एस से होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई है हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस और आर है हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलो अब वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखो, मैं मानती हूं कि एक ऐसा बिजनेस जो कई बार 2 नंबर का काम करता है, मतलब कि लोगों को धोखा देकर वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो कई बार मोटा पैसा कमा लेता है, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। लेकिन बेटा झूठ की जो कहते हो कि वैलिडिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। आप बहुत सारा पैसा तो कमा लोगे कम समय में, लेकिन जिस दिन आपका खुलासा होगा ना, उस दिन लोगों की नजरों में जो तुम्हारी इमेज खराब होगी, उसे तुम कितने भी साल लगा लेना फिर उसको सही नहीं कर पाओगे। यानी कि धोखा देकर आप बहुत लंबे समय तक आप अपना बिजनेस को नहीं चला पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप ईमानदारी से अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको लोगों के मन में अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, तो भाई इसके लिए आपको अपने कंज्यूमर्स को भगवान मानकर उनके लिए सही काम करना पड़ेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। आप बिजनेस करने के लिए आए हो एक लंबे समय के लिए। आपने देखा होगा ना जाने से कितने बिजनेसेस हैं जो कितने सालों से चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। वो क्यों? उन्होंने ना मार्केट में अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करी है, लोग उनके नाम से उनके सामान को खरीद लेते हैं, चाहे वो कोई एक नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आए। भाई पहले मान लो कोई एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में था, कल को वो बिजनेस फुटवेयर में आ गया, कॉस्मेटिक्स में आ गया, तो लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सालों से उस बिजनेस को देख रहे हैं, तो लोग झट से उनका सामान खरीद लेते हैं। क्यों? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। उन्होंने हमेशा अपने कंज्यूमर्स को, हमेशा कह सकते हो कि किंग माना है, हमेशा उनके बारे में सोचकर काम किया है। सो दिस इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कि जहां पर हम बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने कंज्यूमर्स के लिए ही काम करेंगे। ठीक है बच्चे? सो इट इज ऑलवेज द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस टू कीप इट्स कस्टमर सेटिस्फाइड। तो उसके लिए हमेशा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखो, और ग्लोबल कंपटीशन भी आप यहाँ पर तभी जीत पाओगे जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। बिकॉज ये है हमारे पास की लाइन, सेटिस्फाइड कंज्यूमर लीड टू रिपीटेड सेल, क्योंकि एक जो संतुष्ट ग्राहक होगा वो हमेशा आपके पास आएगा और इवन 10 लोगों को और बताएगा कि ये वाले बिजनेस से तुम सामान खरीदो, बहुत बढ़िया मिलता है। ठीक है बच्चे? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है? बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो रिसोर्स का इस्तेमाल करते हो वो भी तो तुम्हें सोसाइटी से मिलती है। लेबर आप अपने फैक्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हो, लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो, कहां से आ रही लेबर? सोसाइटी से आ रही है ना। पैसा कहां से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है। आपको लैंड चाहिए थी अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कहां से आई है? सोसाइटी से ही तो आई है। तो बच्चे जब रिसोर्सेज सोसाइटी से आ रहे हैं तो सोसाइटी के साथ धोखा क्यों करना है? ठीक है? So every business uses the resources of the society and it is their responsibility to work in the interest of society. तो फिर उसी सोसाइटी के लिए आपको काम भी करना है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ना क्लास 11 पे पूरा एक चैप्टर पढ़ के आए थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां हमने ये भी समझा था कि कितनी जरूरी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लिए हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी में से एक हमारा कस्टमर भी होता है, कि हमें कस्टमर के लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि भाई देखो वो पैसा भर रहा है, एक कस्टमर उतना पैसा दे रहा है आपको जितना आप उससे मांग रहे हो। आपने कहा जी ये सामान, ये साबुन 20 रुपए का आता है, वो मना नहीं कर रहा ना 20 रुपए आपको पे करने के लिए, वो दे रहा है आपको 20 रुपए। आपने जितना मांगा वो उस उतना पैसा उसकी जेब से निकल के आपके पास आ रहा है, तो भाई सामान भी तो उसको उस हिसाब से मिलना चाहिए। आप फिर उसमें क्यों मिलावट कर रहे हो? बाजारों में मिठाइयां मिलती है, जैसी ये ओकेजन आते हैं, जैसे ही किसी ना किसी तरीके का कोई त्योहार आता है, तो बाजारों में मिठाइयां बहुत सारी मिलनी शुरू होती हैं। आप कहते हो कि एक मिठाई 800 रुपए किलो है, वो कंज्यूमर 800 रुपए दे रहा होता है, लेकिन तुम उस 800 रुपए में भी अगर नकली मावा मिला रहे हो और मतलब नकली मिठाइयां मार्केट में बेच रहे हो, लोगों की सेहत के साथ अगर तुम खेल रहे हो, तो कितनी गलत बात है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी कस्टमर्स के टुवर्ड्स जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको निभानी है। ठीक है? So a business has the social responsibility towards the various groups like owner, worker, government and customer should be provided the qualitative goods at the reasonable price. तो अच्छा गुड मिलना चाहिए उसको रीजनेबल प्राइस पे। मॉरल जस्टिफिकेशन, भाई तुम्हारा दिल ने तुम्हें एक बार भी कहता किसी के साथ गलत करते हुए? तुम जब ये मिलावट कर रहे होते हो तो तुम्हें एक बार भी नहीं समझ में आता, एक बार भी नहीं लगता कि यार किसी के फैमिली के साथ क्या हो सकता है? तो इट इज योर मॉरल ड्यूटी भाई। किस चीज की मॉरल ड्यूटी? टू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट। तुम किस लिए आए हो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए? कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए। कंज्यूमर से ही तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, तो जिससे पैसा कमा रहे हो उसी के साथ गलत क्यों कर रहे हो? तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी है कि आपको किसी भी तरीके के एक्सप्लोटेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं जाना, जैसे कि आप डिफेक्टिव सामान बेच रहे हो, अनसेफ प्रोडक्ट दे रहे हो, अडल्ट्रेशन मिलावट कर रहे हो, गलत एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, लोगों को मिसलीड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो,
होर्डिंग कर रहे हो, अननेसेसरी शॉर्टेज शो कर रहे हो मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग आप करके दिखा रहे हो, ये सब चीजें गलत है। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब देखो तुम अपनी मनमानी करोगे और तुम सोचो कि तुम्हें कोई कुछ कहे भी ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट भी तभी कूदती है आपके बिजनेस के पास जब उसको लगता है कि यार तुम ढंग से काम नहीं कर रहे, उसको भी तभी आके इंटरवेन करना पड़ता है। बट अगर तुम सब काम सही से करोगे तो उन्हें क्या ही जरूरत है। तुम्हारे पेरेंट्स भी ना तुम्हारी ये चेकिंग वेकिंग तभी करना शुरू करते, तुम्हारे ऊपर नजर ज्यादा तभी रखना शुरू करते जब उन्हें कुछ सेंस होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दया तो जब ये दया वाली गड़बड़ उनको दिखती है ना, तभी जाकर वो तुमसे पूछताछ करना शुरू करते हैं, तभी तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेसेस के अंदर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तभी होगा जब उसे लगता है कि बिजनेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा रही है। सो अगर कोई बिजनेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में जाता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ता है, जो उसकी गुडविल को अफेक्ट करेगा, टार्निश करता है आपकी इमेज को, इंपेयर कर देता है आपकी रेपुटेशन को, यानी कि खराब, डिस्ट्रॉय। ठीक, चलो, क्योंकि अगर भाई किसी भी बिजनेस के ऊपर केस वेस हो गया, गवर्नमेंट आ गई, केस वेस लग गया, तो फिर तो आपकी इमेज खराब हो जाती है ना। उसके बाद आता है बेटा हु इज अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर कौन होता है? तो एक कंज्यूमर आप कहेंगे कि मैडम वही होता है जो दुकान पे खड़ा होकर सामान खरीद रहा होता है। अच्छा, दुकान पे तो एक ऐसा बंदा भी सामान खरीद रहा होता है कि वहां से उसने मान लो किसी का कोई कपड़ों का काम है तो उसने वहां से 10 लेडीज सूट उठाए और जाके मार्केट में बेच दिए, तो क्या वो भी कंज्यूमर है? नहीं बच्चे, हम यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसे वाले कंज्यूमर्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते। तो देखो जरा कंज्यूमर्स कौन होते हैं। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विसेज। पहली बात तो एक कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो या तो कोई गुड्स का इस्तेमाल कर रहा है या कहीं से कोई सर्विस ले रहा है। पर उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अवेल कर रहा है गुड्स और सर्विसेज कैसे? फॉर अ कंसिडरेशन, कुछ पैसों के बदले में, किसी चीज के बदले में, पैसे या पैसे के इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए जिसका पैसा या तो पे कर दिया गया है या प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस पे कर दूंगा मैं पैसा, ठीक है, ऐसे वाला प्रॉमिस कर दिया। अच्छा, नालायको, लीगल वाला प्रॉमिस, ठीक है। और या तो आपने कुछ पैसा दे दिया, कुछ के लिए प्रॉमिस कर दिया है, या फिर आपने कोई लॉन्ग टर्म पेमेंट वाला कोई स्कीम ले लिया है, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट। अब इसमें वो सारे यूजर्स आते हैं जो गुड्स या बेनिफिट ले रहे हैं किसी सर्विस का, और ये सारी की सारी चीजें कंज्यूमर के अप्रूवल से हो रही है, यानी कि बाहर के अप्रूवल से ही आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके अंदर हम उन लोगों को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते जो रीसेल पर्पस के लिए इस चीज को ले रहे हैं या कमर्शियल पर्पस के लिए, कि भाई आपने एक दुकान से सामान खरीदा है दूसरी दुकान पर बेचने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विस को लेता है रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए, वो हमारे यहाँ पर कंज्यूमर नहीं होता। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बाउंड्री से बाहर है कि आप फिर हमारे लिए कंज्यूमर नहीं हो, आप तो फिर बिजनेसमैन हो। ठीक है, समझ में आ गया कंज्यूमर कौन है। उसके बाद हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन केस फाइल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर भी कर सकते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे, जब सबकी एक ही कंप्लेन हो। ठीक, कोई लीगल हेयर यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है, किसी का नॉमिनी यानी कि उत्तराधिकारी, जैसे मान लो कोई ऐसा पर्सन, जैसे कि मान लो किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई, डिसीज्ड कंज्यूमर यानी कि डेथ हो गई उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस की वजह से, तो उसके पीछे उसका जो भी नॉमिनी, उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो भी उत्तराधिकारी है, वो केस फाइल कर सकता है। और कई बार अगर माइनर है पर्सन तो पेरेंट या उसका लीगल गार्जियन भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। और कंज्यूमर राइट्स को समझने के लिए हम करते हैं हायर सीएस। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास 6 कंज्यूमर राइट्स हैं, और जितने भी राइट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अरे यार, और यहाँ पर हायर सीएस में सारे कंज्यूमर राइट्स के नाम छुपे हैं। जैसे कि होता है राइट टू बी हर्ड, तो हर्ड का एच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारे पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यानी कि आई से। उसके बाद है हमारे पास राइट टू सीक रेडरेसल, तो रेडरेसल का आर आपको वहां पे देखने को मिला। फिर आता है हमारे पास ई यानी कि राइट टू बी एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो उसका ई आ गया। फिर उसके बाद है हमारे पास सीएस, तो यानी कि सीएस का सी है राइट टू चूज, चूज का सी, और राइट टू चूज को हम राइट टू बी एश्योर्ड भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा राइट टू सेफ्टी, यानी कि जो लास्ट में एस है वो है सेफ्टी के लिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलो सबसे पहला वाला राइट समझते हैं, राइट टू सेफ्टी।
अब राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो अपने आप को सेफ रख सकता है। किन चीजों से सेफ मैम? बच्चे जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जो भी सर्विसेज वो अवेल कर रहे हैं उनसे। क्योंकि देखो, बहुत सारे गुड्स हो सकता है किसी कंज्यूमर की लाइफ के लिए हैजार्डस यानी कि हार्मफुल हो सकते हैं। अब हम खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रखेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे लिए यूज करने के लिए सेफ है? तो बच्चे उसके लिए आते हैं कुछ क्वालिटी एश्योरेंस मार्क, कुछ स्टैंडर्डाइज मार्क्स आते हैं, उसको देखकर आप यहाँ पर ये पता लगा सकते हो कि ये सामान हमारे इस्तेमाल करने लायक है या नहीं। जैसे कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो आप उसके ऊपर आईएसआई मार्क देखते हो। अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदते हो तो कोई आपको नकली ज्वेलरी ना बेचे, उसके लिए आपको हॉलमार्क देखना होता है। तो इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट का अपना एक क्वालिटी एश्योरेंस मार्क होता है। तो ये मार्क इसीलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि हर कंज्यूमर अपने आप को सेफ रख सके। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Consumer has a right to be protected against the goods and services which are hazardous to the life and health। तो इससे बचा सकते हो, जिसके लिए you should check for the quality certification mark, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क देखने चाहिए, जैसे कि ISI, एग मार्क, FSSI बिफोर द परचेज, इसको परचेज करने से पहले। ठीक, उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म। हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि जिस भी सामान को वो खरीदने जा रहे हैं उसकी सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। और यही रीजन है कि आप जो भी सामान खरीदते हो उसके पीछे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, कि इस चीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों से मिलकर ये बना है, कौन है इसका मैन्युफैक्चरर, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और तो और एमआरपी क्या है। और कभी अगर आपको कंप्लेन करनी हो तो टोल फ्री नंबर भी उसके ऊपर लिखा होता है। तो जितनी भी जानकारी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए होती है वो सारी की सारी जानकारी आपको उस प्रोडक्ट पे मिलती है। और अगर नहीं विश्वास हो तो अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसा सामान रखा हो, कोई पैकेट रखा हो, तो उसे जरूर उठा के देख लेना, आपको उसके ऊपर सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसीलिए ये जो लेबलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये लेकर आया हमारा जो भी बिजनेस फर्म्स है, और इसी वजह से ये लेबल का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आया था कि हर एक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को लेबल प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है बच्चे, सो द कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको वो खरीदना चाहता है, जैसे कि इंग्रेडिएंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन टू यूज। और इसी रीजन की वजह से लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया इंडिया के अंदर कि जो भी सामान एक मैन्युफैक्चरर बनाता है वो उसके पैकेट के ऊपर सारी जानकारी देगा। ठीक है, उसके बाद अगला राइट आता है बच्चे, राइट टू चूज और राइट टू बी अश्योर्ड। अब ये क्या राइट है भाई? हर कंज्यूमर के पास ना फ्रीडम है। अब कोई जोर जबरदस्ती से आपको सामान नहीं बेचेगा। उसको मतलब एक दुकानदार के पास आप गए, उसने अलग अलग ब्रांड्स का सामान रखा हुआ है, अलग अलग ब्रांड के शैम्पू रखे हुए हैं, अलग अलग ब्रांड के सोप रखे हुए हैं, बट वो जबरदस्ती अपनी इच्छा का साबुन अगर आपको बेच रहा है, अपनी इच्छा का शैम्पू अगर आपको बेच रहा है तो गलत हो रहा है आपके साथ। एक जो भी हमारा ट्रेडर है उसको आपको ऑफर करनी है, जितनी भी वैरायटीज उसके पास अवेलेबल है वो सारी वैरायटीज आपके सामने रख सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा सामान को खरीद सकते हो। ठीक है, सो द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एट द कम्पिटिटिव प्राइस, कि नहीं भाई हम तो उसी साबुन से नहाएंगे जिस साबुन की एड कैटरीना कैफ कर रही है, जिस साबुन की एड हमारी प्रियंका चोपड़ा कर रही है, भाई हम तो उस वही साबुन का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, साइज एक्सेट्रा टू अलाउ द कंज्यूमर टू मेक अ चॉइस फ्रॉम देम, ताकि वो अपने हिसाब से अपने पसंदीदा सामान को खरीद सकता है। बड़ा पैकेट खरीदना है, छोटा पैकेट खरीदना है, कौन सी प्राइस वाला खरीदना है, कौन से ब्रांड का खरीदना है, कैसी क्वालिटी का खरीदना है, तो आपकी इच्छा है। ठीक, उसके बाद राइट टू बी हर्ड, बहुत प्यारा राइट है, क्योंकि पता है हमारे जिंदगी में अपनी बात कहने वाले तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन हमारी बात सुनने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। तो ऐसा ही राइट आपके पास आया कि आपकी इसी परेशानी को हल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कंज्यूमर के लिए कस्टमर केयर सेंटर खोलती हैं, कि अगर तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ है ना भाई तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड, तो भाई कॉल कर लेना। एक नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, आओ और बात करो और अपना दिल हल्का करो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अपनी ब्रेकअप स्टोरी मत वहां पर डिस्कस करने लग जाना। वो टोल फ्री नंबर आपको दे रखा है, वो कस्टमर केयर का आपको नंबर दे रखा है कि जिस सामान को तुमने खरीदा है ना, अगर उस सामान से तुम्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, नाराज हो तुम, उस सामान ने तुम्हें डिससेटिस्फाइड किया है, तुम्हारी उम्मीदों पर वो सामान नहीं उतरा, खरा नहीं उतरा है, तो आप अपनी कंप्लेन जो है वो हमारे पास इस नंबर पर कर सकते हैं। या किसी तरीके का फीडबैक देना हो तो वो भी आप वहां आकर दे सकते हैं। तो
सिर्फ इसी काम के लिए हमने यहाँ पर राइट टू बी हर्ड आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है और उसकी ये बात को सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है, उसे डिससेटिस्फैक्शन है गुड्स और सर्विसेज से, और इसी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस फर्म्स ने अपने कस्टमर सर्विस और ग्रीवेंसेस सेल्स खोल रखे हैं। ठीक, अब उन्होंने कहा कि सिर्फ बात को सुना जाएगा, सॉल्यूशन भी तो चाहिए कि तुमने बड़बड़ करके अपने मन की भड़ास तो निकाल ली, लेकिन व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन भाई, हम तुम्हें कह रहे हैं हमारा सामान डिफेक्टिव निकला है, अब उसके लिए हमें कुछ तो सॉल्यूशन दो। तो आया राइट टू सीक रेड्रेसल। तो हर कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको रिलीफ मिलेगा अगर कोई भी प्रोडक्ट उसके एक्सपेक्टेशन के से नहीं मिलता है, भाई पूरी उम्मीद नहीं उसे हुई आपके सामान को खरीद के, तो भाई वो केस फाइल करेगा। केस फाइल करने को उसको सॉल्यूशन चाहिए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो डिफेक्ट रिमूव हो सकता है, रिप्लेस कर देंगे नए के साथ, या इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो आपको पैसा वापस कर देंगे। तो ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे रिलीफ्स हैं जो भी हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पर सबसे जरूरी राइट पता है क्या है? ये पांचों राइट बेकार है अगर सिक्स्थ राइट को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा? द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जागो ग्राहक जागो। भाई आपके पास ये अधिकार है कि आप एक जागरूक ग्राहक बन सकते हो थ्रू आउट योर लाइफ, और आपको समझाया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास बाकी के 5 राइट क्या है, तो क्या ही फायदा होगा। ठीक है, तो एक कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो नॉलेज ले सकता है, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सकता है थ्रू आउट द लाइफ, और उसको अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स और रिलीफ्स के बारे में जो भी उसके पास है, अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो। ठीक है, लेकिन पता है अधिकारों का इस्तेमाल कब हो सकता है? जब जिम्मेदारियां पूरी करोगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, तो अधिकार बेकार है आपके लिए। कई बार बहुत से अधिकारों का आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला अधिकार क्या है? बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। जिस भी सामान को खरीदने जा रहे हो उसकी सारी जानकारी लेकर ही खरीदने पहुंचो, और आपको हमेशा एक इंटेलिजेंट और वाइड चॉइस करनी है यहाँ पे। दूसरा क्या है? बाय ओनली द स्टैंडर्डाइज गुड्स। आपने स्टैंडर्डाइज गुड ही नहीं खरीदा, आप लोकल सामान खरीद के यहाँ पर घूम रहे हो। ठीक है, या मैं कहूं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदी, आपने उसके ऊपर आईएसआई मार्क ही नहीं देखा, कल को उस आयरन में धमाका हो गया। आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आए, उसमें धमाका हो गया, अब तुम जा रहे हो कंप्लेन करने, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है, तुमने आईएसआई मार्क ही नहीं देखा, लोकल सामान तुम लेकर आए हुए थे, तो उसमें तुम्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस मार्क जो है उनको देखकर चलना है। हमेशा जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको देखो। इसीलिए बोला जाता है सामान को इस्तेमाल करने से पहले लेबल पढ़ो, और उसके ऊपर डायरेक्शन लिखी होती है, ऐसे ही नहीं लिखी होती है। आप कोई कपड़ा खरीद के लेकर आए, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सिर्फ उसको ड्राई क्लीन करना है, आपने घर में उसको मस्त रगड़ रगड़ के धो दिया है उसको, अब वो कपड़ा खराब हो गया, अब क्या करोगे? लिखा था ना उसके ऊपर कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है, तो उसमें फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा जो भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, तो आपको एक मैनुअल मिलता है, तो उस प्रोडक्ट को सेफली कैसे इस्तेमाल करना है वो मैनुअल आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमेशा एक ऐसे कस्टमर रहो जो जागरूक है, सावधान सावधान रहना है हमेशा। तो हमेशा लेबल को केयरफुली पढ़ना है, प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट हमेशा देखनी है। असर्ट योरसेल्फ, हमेशा खुद को एक ये प्रोवाइड करो, एक ऐसी फीलिंग कि आपने एक फेयर डील करी, आप सही चीजें लेकर आए हो अपने घर पर। ठीक, बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। पहले तो खुद ईमानदार बनो, दूसरों से ईमानदारी एक्सपेक्ट कर रहे हो, खुद ईमानदार नहीं हो, तुम खुद बेईमान हो, खुद ही सामान गलत खरीद रहे हो, खुद ही ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो फिर तुम कैसे सामने वाले से ईमानदारी एक्सपेक्ट करोगे? पहले खुद चीटिंग करना बंद करो। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर को ऑनेस्ट रहना है, लीगल गुड्स और सर्विसेज ही खरीदने हैं, और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा नहीं देना। हमेशा एक एविडेंस लो अपनी परचेज का, यानी कि कैश मेमो, बिल लो, ताकि कल को अगर किसी भी तरीके का कोई आपको यहाँ पर कोर्ट केस करना हो तो एज अ प्रूफ, या कोई भी कंप्लेन करनी हो तो आप प्रूफ तो दिखा सकते हो कि आप उस दुकानदार से सामान खरीद के लेकर आए हो। तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं होगा तो तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तो हमेशा आपको कैश मेमो लेना है। केस फाइल करने से नहीं डरना है। अगर कभी कुछ गलत होता है तो हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है, चाहे पैसा कितना भी इन्वॉल्व है, एक छोटे से अमाउंट के लिए, लेकिन अगर आप जा रहे हो पर आपको आवाज उठानी चाहिए। फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटी। अगर एक अकेला कंज्यूमर नहीं कर पा रहे तो अपनी एक सोसाइटी बना लो, मिलकर इस काम को करो, अपने साथ साथ 10 और लोगों को एडुकेट करो और अपनी एक सोसाइटी बनाओ ताकि आप आवाज उठा पाए। रिस्पेक्ट करो एनवायरमेंट की, अननेसेसरी आपको वेस्ट नहीं फैलाना, अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना, पॉल्यूशन नहीं फैलाना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अब आपने कहा मैम कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो हमारे पास यहाँ पे 3 टियर जुडिशरी होती है, यानी कि 3 लेवल पर यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और
तीनों लेवल पर आपके पास एक रास्ता है जहां से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये 3 टियर मशीनरी जो है बेटा वो 3 लेवल पर काम कर रही है, जैसे कि एक का नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक का नाम है स्टेट कमीशन, तो तीसरे का नाम है नेशनल कमीशन। सबसे पहली बात, कैसे एस्टैब्लिश हुई है ये? गवर्नमेंट ने इनको एस्टैब्लिश किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी नेशनल कमीशन। जहां पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट ही सेटअप करती है, बट नेशनल कमीशन को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है। कितने लोग हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट है जो एक डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए और 2 उसके साथ और मेंबर हो सकते हैं। स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, क्वालिफाइड हो एज अ हाई कोर्ट जज, और इसके साथ एटलीस्ट 4 मेंबर। सेम गोज विद द नेशनल कमीशन की, यहाँ भी एटलीस्ट 4 मेंबर है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जज, एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज क्वालिफाइड होना चाहिए। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करते हैं इन मेंबर्स को? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है उसके रिकमेंडेशन पे। स्टेट कमीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेम चीज है यहाँ पर भी। नेशनल कमीशन में यही काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कब जा सकते हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज है इस साल। तो बच्चे ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, दीज आर दी वैल्यूज एज पर योर एनसीईआरटी, एज पर योर लेटेस्ट एनसीईआरटी, कि जो भी हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं उस अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये दिसंबर 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है ये उसके अकॉर्डिंग है। आप लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो अपने क्वेश्चंस की केस स्टडी है उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इसीलिए लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने वही यहाँ पर वैल्यूज मेंशन करी है। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपकी जो कंप्लेन है, जो भी आप कंपेंसेशन डिमांड कर रहे हो या जो भी आपके डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज थी, अगर उसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। 50 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ तक की अगर बात है, 2 करोड़ के अंदर अंदर की बात है, तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। अगर मुद्दा बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई, 2 करोड़ से ऊपर की बात चल रही है, तो आप नेशनल कमीशन में जाएंगे, ठीक है। तो ये एज पर लेटेस्ट एनसीईआरटी है दिसंबर 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद, ठीक। अच्छा, कहाँ कहाँ काम करती है? डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, और हमारी नेशनल कमीशन थ्रू आउट द कंट्री। प्रोसीजर क्या है? यहाँ पर पहले सैंपल को जो है टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के। सेम सभी चीजों के साथ ही है, यहाँ पर भी सेटल जो होता है डिस्प्यूट वो एविडेंस के बेसिस पर होता है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स और हाई वैल्यू डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। अपील कैसे जाती है? मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो किसके सामने? स्टेट कमीशन के सामने, लेकिन ये काम आपको 45 डेज के अंदर अंदर करना होता है ऑर्डर पास होने के। कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में थे, नहीं सेटिस्फाइड हुए, तो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसके 45 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। अच्छा, आपने स्टेट कमीशन में कभी कोई केस फाइल किया था, नहीं सेटिस्फाई हुए, तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर। अगर नेशनल कमीशन में आपने केस फाइल किया हुआ था, नहीं सेटिस्फाइड होते हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट कमीशन का स्टेट कैपिटल में, और नेशनल कमीशन का न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं रिलीफ्स क्या क्या अवेलेबल है, क्या सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है कि अगर आपका सामान खराब था तो आपको आपके सामान में जो भी डिफेक्ट था या तो उसको हटा दिया जाएगा, आपकी सर्विस की डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया जाएगा, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हटाकर नया मिल जाएगा, या आपको पैसा वापस दे देंगे। कोई इंजरी हो गई है, कोई लॉस हो गया तो कंपेंसेशन दे देंगे। कभी कभी आपको पेनल्टी चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं, मतलब जिस भी बंदे ने काम किया होगा, गलत सामान दिया या कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से कई बार उसको पेनल्टीज भी लग सकती हैं। आपको ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रोकनी होगी। हैजार्डस गुड्स को ऑफर नहीं करना मार्केट में, अगर भेज रखे हैं तो उसको विड्रॉ कर लो, अब आगे से नहीं बनाओगे। और कई बार आपको कंपेंसेशन भी पे करना पड़ सकता है, जैसे भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये रिलीफ्स मिल गए आपको। अब हमारे पास ना कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज होती है जो जनता के लिए काम करती है ना, मतलब सोशल वेलफेयर का काम कर रही है जनता के लिए। तो क्या क्या काम करती हैं? ये पब्लिक को एडुकेट करती हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैगजीन्स वगैरह छापती हैं, पीरियोडिकल्स छापती हैं, कुछ पब्लिकेशंस निकलती है जिसमें कंज्यूमर के राइट्स, ये जागो ग्राहक जागो को बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है। आपके लिए टेस्टिंग करती हैं, यानी कि कई बार क्या करती हैं, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट को इकट्ठा करती हैं,
लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजती हैं, फिर उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स को पब्लिकली पब्लिश किया जाता है ताकि लोगों को इस चीज की जानकारी मिले। कंज्यूमर्स को एनकरेज किया जाता है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के टुवर्ड्स। कभी कभी किसी को अगर लीगल असिस्टेंस चाहिए तो ये लीगल हेल्प भी दे देते हैं। कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल कर देंगे। खुद आगे बढ़कर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करना, मतलब इनको कोई कह भी नहीं रहा लेकिन तब भी ये पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ एनजीओस का रोल रहता है। अब ऐसे ही कुछ एनजीओस के नाम भी है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो कि दिल्ली में है, कॉमन कॉज है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस के नाम से। हमारे पास ये भी है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कर्ट्स। तो ये कुछ कंज्यूमर एसोसिएशन के नाम है, 2-3 आप नाम याद रखोगे सफिशिएंट है। ठीक है बच्चे, तो बस इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वेरी गुड, हम लोगों ने अपने क्लास 12th का सिलेबस विजय भव सीरीज के अंदर आप लोगों को विजयी कराने के लिए कंप्लीट कर लिया है, और वो भी बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से। और मुझे पूरी 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 उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों से कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को ये भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे। और अब मेरे प्यारे बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न करेंगे, पॉइंट्स अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस 28 मार्च को मैम को, पेरेंट्स को, खुद को प्राउड फील कराना है, और बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी। बस थोड़ी सी मेहनत और कर लो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद बस तुम ही विजयी भव होगे। और मुझे चाहिए भाई कि तुम जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो वो स्माइल चाहिए मुझे तुम्हारे चेहरे पे, और जो ये कह रहे हो कि यस वी डिड दिस, हमने कर दिखाया। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारे प्यारे 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 कमेंट्स आएंगे कि यस मैम आज का हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो चलो बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो जर्नी बाकी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।